गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री। तो सबसे पहले हिस्ट्री का आज फर्स्ट क्लास होगा और उसमें बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जाएंगे इंडियन हिस्ट्री का। तो चलिए देखते हैं क्लास। तो पहला क्लास है और पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन पूरा कि हमें पहले की पढ़ना कैसे है। तो देखिए हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस। अब इसको याद कैसे रखेंगे? बहुत सारे एग्जाम में जब जनक पूछता है तो डिफरेंट रहते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कोई भी कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए ह से होता है हिस्ट्री और ह से हेरोडोटस। इससे हम रिलेट करके याद रखेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बस रिलेट करना होता है। हमें अपने माइंड में रिलेट करके रखना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए कि हम उसको याद कैसे रख सकते हैं। ह से हिस्ट्री और ह से हेरोडोटस से इसे याद रखेंगे कि हिस्ट्री के जनक कौन है? तो हेरोडोटस। हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे ताकि हमें पढ़ाई बहुत इजी तरीके से इजी वे में समझ में आ जाए। देखिए हिस्ट्री को हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इसमें आता है, पहला होता है प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 हो गया। देखो प्राक ऐतिहासिक सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर आद्य ऐतिहासिक में पढ़ेंगे और फिर ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। प्राक ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक आता है। पुरातात्विक क्या होता है? जो हम खुदाई करके कुछ चीजें जो मिलती है जिससे हम पहले के बारे में ये अंदाजा लगाते हैं कि कैसा था और उस समय के लोग क्या क्या करते थे। तो जो हमें खुदाई से मतलब जो भूमि के अंदर से मिलता है, जो पुरानी चीजें है, वो सब किस में आता है? पुरातात्विक में आता है। तो पुरातात्विक, प्राक ऐतिहासिक की भी कुछ जानकारी यहाँ से मिली, पुरातात्विक से जानकारी मिलता है हमको प्राक ऐतिहासिक के बारे में। आद्य ऐतिहासिक के भी बारे में पुरातात्विक से मिलता है और ऐतिहासिक काल के भी बारे में पुरातात्विक से मिलता है। पुरातात्विक तीनों में कॉमन है, मतलब पुरातात्विक तीनों जगह पे मिला हुआ है। इसके बाद देखिए प्राक ऐतिहासिक काल में कुछ लिखा हुआ चीजें मिला और आद्य ऐतिहासिक काल में भी लिखा हुआ मिला। सॉरी, पुरातात्विक में लिखा हुआ नहीं मिला। मतलब लिखित के आधार पर अगर हम डिवाइड करें तो प्राक ऐतिहासिक काल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ भी मिला और उसे पढ़ा भी गया। तो देखिए याद रखने के लिए या फिर आप अपने नोट्स जब बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे कि बहुत कम चीजें लिखना होता है, क्योंकि हिस्ट्री कोई नया नहीं है। आप भी पढ़े हैं या पहले भी पढ़ेंगे, पहले पढ़े भी होंगे, बाद में पढ़ेंगे भी, और बुक्स अवेलेबल हैं। तो हिस्ट्री के लिए क्या होता है ना कि आप जितना शॉर्ट नोट बनाइए, कम से कम लिखिए और ज्यादा समझिए। प्राक ऐतिहासिक में हमने लिखा लिखित, कट मार्क लगा दी कि लिखित बिल्कुल यहाँ मिला ही नहीं। यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। ये एक टिक लगाए हैं, लिखित मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल में लिखित मिला भी और पढ़ा भी गया। लिखित और ना लिखित के आधार पर जॉन ब्रुश ने इसको डिवाइड किया था। जॉन ब्रुश ने ये कहा था कि मतलब इतिहास को डिवाइड किया कि पहले एक बार की लिखा ही नहीं गया था, दोबारा आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, इसमें दोनों मिले। इस तरीके से जॉन ब्रुश ने डिवाइड किया। लेकिन जॉन थॉमस ने क्रिश्चियन थॉमस ने इतिहास को त्रियुगीन विभाजन किया। क्रिश्चियन थॉमस ने इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया? त्रियुगीन विभाजन किया। त्रियुगीन विभाजन वो है जो मिलने वाले सामान के आधार पर विभाजन हुआ कि प्राक ऐतिहासिक में क्या मिला, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या मिला और ऐतिहासिक काल में क्या मिला। उन सामान के आधार पर इन्होंने डिवाइड किया। तो क्रिश्चियन थॉमस ने त्रियुगीन विभाजन किया, इतना तक तो पता चल गया। उसने नाम क्या रखा? तो पहला प्राक ऐतिहासिक काल को रखा पाषाण काल। पाषाण काल मतलब इसमें पत्थरों का ही काल था। इसमें पत्थर मिलते थे, पत्थरों के ही औजार थे, पत्थर के हथियार हुआ करते थे, कुछ एडवांस लेवल नहीं था। तो मतलब पत्थर का, तो पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में कांसा का खोज हो गया था तो कांस्य युगीन रखा, कांस्य युगीन, ठीक है। और ऐतिहासिक काल में मेन खोज हुआ था लोहा का, तो लौह युगीन हो गया। लौह युगीन। तो इस तरह से हमें पता चल गया ना कि यहाँ तक हमने पढ़ा अभी तक
कि क्रिश्चियन थॉमस ने प्राक-ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को कैसे डिवाइड किया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि त्रियुगीन विभाजन किसने किया था, तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। इन्होंने नाम क्या रखा था, पहला रखा था पाषाण काल, दूसरा में आद्य ऐतिहासिक में रखा था कांस्ययुगीन, कांसा मिला था, इसके बाद लौह युगीन, लोहा का खोज हुआ था ऐतिहासिक काल में। तो इस तरह से इन्होंने समान के आधार पर डिवाइड कर दिया। ये मिलने वाले समान के आधार पे थे। एक बार शॉर्ट में देखिए, हिस्ट्री के जनक कौन थे, हेरोडोटस। उन्होंने हिस्ट्री को, हेरोडोटस ने नहीं बल्कि हिस्ट्री को 3 भागों में हम पढ़ने की सुविधा के अनुसार डिवाइड किए हुए हैं। पहला होता है प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि लिखित के आधार पर किसने डिवाइड किया था, जॉन ब्रूस ने, लिखित के आधार पर। प्राक ऐतिहासिक काल में कुछ भी लिखा पढ़ा नहीं गया था, लिखित वहां पर कुछ भी साक्ष्य नहीं मिले। इसके बाद आया आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में लिखित तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। उन लोगों ने कुछ भी इस तरह से, अब छोटे बच्चे को अगर कहिएगा सी भी लिखने के लिए तो सी यहाँ से रोकता नहीं है, घुमाते जाता है। तो उन लोगों का आद्य ऐतिहासिक काल के जो लोग थे वो कुछ एडवांस लेवल के नहीं थे, कुछ उन्हें नहीं पता था, तो लिखित तो मिला, वो कुछ ना कुछ करना तो चाहते थे लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल में लिखित भी मिला और उसे पढ़ा भी गया। इसके बाद है क्रिश्चियन थॉमस। क्रिश्चियन थॉमस ने वहां पर जो मिलने वाले समान था उसके आधार पर उन्होंने डिवाइड किया। कहा कि ऐसे नहीं कि आप लिखित ना लिखित, पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया, इस पे नहीं डिवाइड करेंगे। उन्होंने समान के आधार पर डिवाइड किया। तो जो प्राक ऐतिहासिक था उसमें पत्थर का काल था तो पाषाण काल कहा गया। आद्य ऐतिहासिक में कांसा का खोज हुआ था तो कांस्य युगीन कहा गया, और ऐतिहासिक काल में लोहा का खोज हुआ था तो लौह युगीन कहा गया। प्राक ऐतिहासिक काल में मेनली हमको पाषाण काल पढ़ना है, और जो हमें पाषाण काल को भी हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो पाषाण काल मेन पढ़ना है। आद्य ऐतिहासिक काल में जो सिंधु सभ्यता होते हैं वो, और ऐतिहासिक काल में वैदिक काल से लेकर के अभी तक की चीजों को आद्य ऐतिहासिक काल में, सॉरी ऐतिहासिक काल में पढ़ना है। तो आप इतना तक आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब हम देखेंगे प्राक ऐतिहासिक काल का जो पाषाण काल है उसको। पाषाण काल को हम 3 कालखंडों में डिवाइड करते हैं। पाषाण काल को 3 कालखंड कौन कौन से हैं, तो एक है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में होता है जो पहले का हो, मतलब सबसे पहले का हो या सबसे पुराना कह सकते हैं। मध्य पाषाण काल जो बीच का हो, और नव पाषाण काल अब इसके बाद मतलब युग चेंज होने वाला हो, नया हो। नव पाषाण काल कहिए या उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं, मतलब अब नया हो। अब ये नहीं कि यही पूरा मतलब पुराना हो, ये सबसे अंत वाला हो, मतलब इस युग का सबसे अंत वाला हो, पूरा पाषाण, नव पाषाण काल, सॉरी, ठीक है। तो पाषाण काल को 3 कालखंडों में कौन कौन से डिवाइड किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो कालखंड है वो सबसे ज्यादा दिनों तक चला था, पूरा पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल चला था कितने वर्ष से, 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, ठीक है। 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, बीसी लिखेंगे ये। और ये पूरा पाषाण काल है ना, वो सबसे लंबा कालखंड था। 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, और जो हमारा मध्य पाषाण काल था वो था 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व, ठीक है। और नव पाषाण काल जो हमारा था वो 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व। सब में बीसी होगा, ईसा पूर्व में था। देखिए पूरा पाषाण काल जो है वो बहुत लंबा कालखंड था, क्योंकि देखिए आप 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक यहाँ के जो मानव थे वो पूरी तरह से खानाबदोश थे। जो मानव थे वो कहाँ के थे, अफ्रीका महाद्वीप के थे। अफ्रीका महाद्वीप जो होता है ना, यहाँ पर मानव जाति का पालना है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं, जबकि हम अगर मानव की सभ्यता का पालना कहें तो वो एशिया महाद्वीप को कहते हैं। जो पूरा पाषाण काल में जो मानव मिले वो कहाँ पे मिले, अफ्रीका महाद्वीप में मिले। ये किस तरह से थे, ये पूरी तरह से खानाबदोश थे। देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा लिख लेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में थे, अफ्रीका। ये कैसे थे, खानाबदोश थे। इनको कोई मतलब नहीं था, पैसे, रुपया, धन, दौलत, ये पूरी तरह से खाना पे डिपेंड करते थे। यहाँ तक कि ये अपने पूर्वजों और अपने रिश्तेदारों को भी, मतलब अगर कोई बूढ़ा है
यही होगा ना जिसपे बस नहीं चलेगा, तो उसको भी लोग मार के खा जाया करते थे। तो पूरी तरह से खाना बदोश थे और ये खाने पे ही निर्भर करते थे। ये खाने के लिए आखेट किया करते थे। अब क्या करेंगे, आखेट करते थे। आखेट, आखेट में शिकार किया करते थे जंगलों में। इनके जो हथियार कैसे थे, वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों के थे। और जब ये आखेट कैसे किया करते थे, मतलब आखेट करने में ये अपना शिकार कैसे किया करते थे, तो ये बहुत बड़े पहाड़ों पे चढ़ जाते थे और पहाड़ों के नीचे से कोई दूसरा मानव उसको जानवरों को लेके आता था, जैसे कि वहीं से पास कराए, मतलब बाईपास वहीं से कराए, ताकि ये लोग पत्थर ऊपर से पत्थर लुढ़का दे और वो जानवर वहां पे किसी भी जानवर पे चला जाएगा और वो जानवर दब के मर जाए। इस तरीके से ये शिकार करते थे। इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ भी हथियार नहीं था कि इस जानवरों को मार भी दें। ये इतने बड़े बड़े पत्थर थे और उसको किसी तरह से लुढ़का के किया करते थे। तो पहला हो गया कि अब पूरा पाषाण काल में ये अफ्रीका महाद्वीप में थे, ये खाना बदोश थे, ये आखेट किया करते थे। देखिए जब ये इस तरह से शिकार किया करते थे पत्थरों से, तो एक बार क्या हुआ, जंगल में पत्थरों से पत्थर टकराया और आग लग गया। तो इसमें पूरा पाषाण काल में मेन जो खोज हुआ था वो आग का खोज हुआ था। मेन क्या खोज हुआ था, आग का। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आग का खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में, यही इनका इम्पोर्टेंट था। देखिए अब मध्य पाषाण काल देखेंगे। मध्य पाषाण काल में जो पूरा पाषाण काल में अपने पूर्वजों तक को नहीं छोड़ते थे, तो मध्य पाषाण काल में इन लोगों को थोड़ा सी अक्ल आ गई थी और अपने पूर्वजों का दाह संस्कार करना स्टार्ट कर दिए थे। तो अंत्योष्टि कार्यक्रम चला दिया था। अंत्योष्टि कार्यक्रम चलाया था और इन्होंने 100 को दाह संस्कार करना स्टार्ट कर दिया था। इनके जो हथियार थे ना, पूरा पाषाण काल के हथियार से छोटे हथियार थे, छोटा हथियार था। इनका जो हथियार कैसा था, वो एडवांस हो गया था, मतलब धीरे धीरे लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे और धीरे धीरे इनका हथियार छोटा हो गया था। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे अंत्योष्टि कार्यक्रम चलाया गया है तो आप नौ पाषाण काल में जाइएगा डायरेक्ट। मतलब देखिए अंत्योष्टि कार्यक्रम यहाँ चलाया गया है तो 100 का ढेर तो यहाँ मिल नहीं जाएगा। मतलब अंत्योष्टि कार्यक्रम, ये लोग 100 को दफनाने लगे थे, तो यहाँ पर क्या 100 का ढेर मिलेगा? अगर कोई 100 को दफना रहा है तो यहाँ पर तो ढेर नहीं मिलेगा। एक ही बार सारे लोग समझदार तो नहीं हो गए होंगे, और ये भी हो सकता है कि एक ही बार सब लोग मर तो नहीं गए, तो धीरे धीरे मरे और धीरे धीरे लोग समझदार हुए। तो 100 का ढेर यहाँ पे मिला था नौ पाषाण काल में, 100 का ढेर मिला, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, मेघालिथ है। मतलब बहुत सारा ढेर मिला, तो मेघा मतलब बड़ा, तो मेघालिथ। नौ पाषाण काल को हम क्या किस नाम से जानते हैं? मेघालिथ के भी नाम से जानते हैं, मेघालिथ के भी नाम से जानते हैं। आप याद रख सकते हैं, क्योंकि वजह बताया ना कि अंत्योष्टि कार्यक्रम जब चलाया था तो यहाँ से लोग यहाँ पर ना 100 मिलेगा जी, दूसरे युग में 100 मिलेगा, इस युग में तो 100 मिल ही नहीं सकता है 100 का ढेर, क्योंकि यहाँ पर नौ पूरा पाषाण काल में लोग मार के खा जाता था। मध्य पाषाण काल में इन लोगों ने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली नौ पाषाण काल में मिलेगा, तो इसको मेघालिथ कहते हैं। इसकी कहानी थोड़ी लंबी है। देखिए अंत्योष्टि कार्यक्रम चलाए और यहाँ पे जब हथियार छोटे हो गए तो हथियार छोटा हो गया इन लोगों का। हथियार जब छोटा हो गया तो छोटा को क्या कहेंगे? छोटा को क्या कहेंगे? माइक्रोलिथ, माइक्रो कहेंगे, माइक्रोलिथ। तो मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथ के भी नाम से जानते हैं। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन देता है कि मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं, तो माइक्रोलिथ के भी नाम से जानते हैं। नौ पाषाण को मेघालिथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल, इसका हमने ईस्वी बता दिया। 25 लाख से 12,000 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व, 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व, 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व। इसमें क्या था, मानव कहाँ थे? अफ्रीका महाद्वीप में थे। ये खाना बदोश थे, आखेट किया करते थे, और मेन जो हुआ था खोज जो हुआ था वो आग का खोज था। इसके बाद मध्य पाषाण काल में वही मानव थोड़ा सा एडवांस हुए, उनका हथियार जो हुआ वो छोटा हुआ, और ये क्या कि अंत्योष्टि कार्यक्रम चलाए, अपने पूर्वजों का, अपने रिश्तेदारों का दाह संस्कार करना स्टार्ट किए। और जब हथियार छोटा हुआ, इस वजह से इसका नाम क्या दिया गया? माइक्रोलिथ। और मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथ के भी नाम से जानते हैं। अब आया नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल में जो ये 100 का ढेर मिला, यहाँ पे ढेर मिला, इसलिए इसको मेघालिथ के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर मानव ने
कृषि करना चालू किया था। कृषि किसमें? नवपाषाण काल में। देखिए इसकी कहानी थोड़ी अभी लंबी है। नवपाषाण काल अभी हम बता रहे हैं आपको। नवपाषाण काल में क्या था कि देखिए नवपाषाण काल में मेन जो खोज हुआ था वो कृषि का खोज हुआ था। यहाँ पर मध्य एशिया में कुछ लोगों ने झगड़ा कर लिया, कुछ लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया और कुछ लोगों को मार करके यहाँ से मध्य एशिया से भगा दिया और ये लोग यहाँ चले गए। भाग करके जान बचाने के लिए यहाँ भाग गए। इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी खाने के लिए नहीं था। ये लोग क्या कर रहे थे कि तो रो रहे थे, माथा पटक रहे थे जमीन पे कि क्या खाएं। तो जब माथा पटक रहे थे ना तो इन्हें गदगद लगा और जमीन के अंदर से खोद करके जैसे कि मूली, गाजर, सलजम ये सब कुछ इन लोगों को मिला और ये लोग खाए। फिर वहां देखे ना कि जो हम बीज यहाँ फेंक दे रहे हैं, बहुत पहले जो बीज यहाँ फेंका हुआ है वो सब बीज फिर से पौधा बन गया है। इन लोगों को थोड़ा थोड़ा लगा कि अरे इसी तरह से हम ना बीज को रख देंगे और वो पौधा बन जाएगा। फिर तो यहीं पर यहाँ पर इन लोगों ने मेन की कृषि स्टार्ट किया। कृषि एक ऐसा चीज है ना कि आप कृषि कर करके दूसरे जगह या अदर जगह पर जाकर रह नहीं सकते हैं। आप जहाँ खेती की है ना वहीं आके रहना पड़ता है। तो जब कृषि स्टार्ट हुआ तो आवास भी हुआ। देखिए कृषि का काम किया इन्होंने। अब यहाँ पे देखिए कृषि का जो काम किया था वो कब किया था? 7000 BC पूर्व, ईसा पूर्व। आप ये मत सोचिएगा कि नवपाषाण काल का काल जो कालखंड था वो 5000 से 3000 ईसा पूर्व था और कृषि का कालखंड चला। कृषि कब स्टार्ट हुआ था? 7000 ईसा पूर्व में कृषि स्टार्ट हुआ। देखिए जब भी कोई कालखंड चलता है तो एक जैसा विकास हर जगह पे नहीं होता है। मान लीजिए कि नवपाषाण काल हम कह रहे हैं कि 5000 से 3000 ईसा पूर्व चला था और जो हमारा खेती स्टार्ट हुआ था 7000 ईसा पूर्व हो गया था। ऐसा नहीं होता है। देखिए दिल्ली में विकास कहीं ज्यादा है, कहीं कम भी है। अगर दिल्ली का कंपेयर करेंगे पटना से तो पटना में उससे भी कम है। अदर जगहों पे करेंगे तो कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। लेकिन ईस्वी जो चल रहा है 2021 वो तो हर जगह एक ही चल रहा है। तो कहीं पर ज्यादा विकास हो गया, कहीं कम हुआ। ठीक है, तो यहाँ 7000 ईसा पूर्व में यहाँ पर जो पहाड़ी है सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ी है। सुलेमान एंड किरथर के पहाड़ियों के बीच जगह कौन सा था? मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ जगह पे पहली कृषि हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पहला खेती का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो मेहरगढ़ में मिला था। किन दो पहाड़ियों के बीच? तो सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच। ये आप डायग्राम से देख रहे होंगे। तो यहाँ पाकिस्तान है, तो किस देश में? तो पाकिस्तान में। पहले वो अखंड भारत में ही आता था, लेकिन अब वो कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। कृषि जब हुआ तो वहाँ आवास भी बनेगा, क्योंकि लोग कहीं छोड़ के जाएंगे नहीं खेती किए हैं तो कृषि का विकास हुआ नवपाषाण काल में। आवास का भी लोग विकास हुआ नवपाषाण काल में। और देखिए कुत्ता एक ऐसा जानवर है ना जो सबसे वफादार होता है। तो इन लोगों ने ना पशुपालन स्टार्ट किया और सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो वो कुत्ता था। पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो कुत्ता बनाया। कोई भी चीज अगर आप डायग्रामेटिकली पढ़ रहे हैं, डायग्राम के थ्रू पढ़ रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा। और दूसरी बात है, जब आप एक स्टोरी की तरह पढ़ रहे हैं तो वो भी आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगा। तो हमेशा हिस्ट्री को एक स्टोरी बनाइए, न कि आप लेंदी प्रोसेस से पढ़िए। लेंदी प्रोसेस से पढ़िएगा, फंसते जाइएगा। एक स्टोरी की तरह पढ़िएगा, आप निकल जाइएगा। नवपाषाण काल में हमने देखा कि मध्य एशिया से, देखिए एक कहानी बन गया नवपाषाण काल का कि मध्य एशिया में कुछ लोग थे, उन लोगों ने झगड़ा किया और कुछ लोग यहाँ चले आए। तो यहाँ पर इन लोगों ने मतलब खोज कर रहे थे कि आखिर क्या खाएं। तो इन लोगों ने भूमि के अंदर से कुछ मिला, फिर इन लोगों को समझ आया कि अरे हम बीज फेंक दे रहे हैं तो ये पौधा बन जा रहा है। तो यहाँ से इन लोगों ने कृषि स्टार्ट किया। और कृषि कब स्टार्ट हुआ? तो 7000 ईसा पूर्व से। 7000 ईसा पूर्व। इन दो पहाड़ियों के बीच सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच जगह कौन सा था? तो मेहरगढ़ था। कृषि स्टार्ट हुआ तो वो लोग रहने के लिए अब आवास भी वहीं बनाएंगे। आवास, कुत्ता एक ऐसा जानवर है ना वफादार। तो सबसे पहले अगर कोई जानवर को पालतू बनाया तो वो कुत्ता था। सबसे पहला जानवर कौन सा था? कुत्ता था। अब मेहरगढ़ में इन लोगों ने खेती किया।
तो जौ और गेहूं की जो खेती हुई, गेहूं का खेती हुआ, तो गेहूं को लाने के लिए लोग पहले कैसे लाते थे? इन लोग के पास कुछ बर्तन तो था नहीं, तो अंजुली में लेके अपने घर में जाते थे। तो अंजुली में ले लेकर के जाने से बहुत टाइम लग रहा था, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या बनाया ना कि एक थलिया के जैसे मिट्टी का इस तरह से बर्तन बनाया, थाली बनाया, मतलब ऐसे चपटा कर दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था और कुछ विकास तो हुआ नहीं था। तो इस तरह से थाली बना। धीरे धीरे इस थाली को फिर मोड़ा, तो कहा अरे ये तो बहुत अच्छा है, मोड़ दिए। फिर धीरे धीरे और मोड़ा और मोड़ा और मोड़ा, और मोड़ते मोड़ते इन लोगों ने घड़ा बना दिया, जिसको मृदभांड कहते हैं, मनका कह सकते हैं। तो मृदभांड बनाया। यहाँ पर किसका विकास हुआ था? फिर मृदभांड का, मृदभांड बनाया। मृदभांड उसी घड़े को कहा जाता है। तो सबसे पहले वो घड़ा ही नहीं सोच करके बना दिया था, थरिया बनाया, फिर थोड़ा सा मोड़ा, फिर थोड़ा सा मोड़ा, फिर थोड़ा सा मोड़ा, और एक घड़ा बना दिया। घड़ा बनाया तब इन लोगों ने सोचा, जैसे थरिया बनाया तो भी इसमें चावल तो अच्छे से आ जा रहा है, गेहूं अच्छे से आ जा रहा है, थोड़ा ज्यादा आ रहा है, अंजुली से तो ज्यादा ही आ रहा है। फिर धीरे धीरे करते अरे ये तो बहुत अच्छा है। जब घड़ा बन गया तो इन लोगों को लगा कि इसमें तो हम लेके जाएंगे खेत से और घर में भी रख सकते हैं उसी तरीके से, मतलब मृदभांड में ही। तो यहाँ पर मृदभांड बनाया, तो मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि मृदभांड का विकास हुआ। इसी खेत से जो गेहूं है, जो अनाज है, जो उपज हुआ है, उसको घर तक लाने के लिए देखिए, जब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इन लोगों को आवश्यकता हुआ कि हम इस गेहूं को घर कैसे ले जाएंगे, तो इन लोगों ने मृदभांड बना दिया। यहाँ पर पहिए का भी आविष्कार हुआ था। पहिया, अभी लोग ऐसे ले करके जाते थे, ले करके आते जाते थे। उस समय क्या हुआ, जब ये लोग पहिया बनाए तो पहिया लगा दिया और उस पे डंडे रख करके अपना सामान, घड़ा रख करके लेके जाने लगे। तो यहाँ पहिए का भी आविष्कार हुआ। तो नौपाषाण काल में हमने ये जाना कि मध्य एशिया में थे। यहाँ से ये लोग कहाँ गए? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच गए, मेहरगढ़, जहाँ पे इन लोग खेती स्टार्ट किए 7000 ईसा पूर्व से। आवास हुआ। आवास क्यों हुआ? कृषि है तो आवास भी होगा। और कुत्ता, जो सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा बना था? वो कुत्ता बना था। इन लोगों ने अपने घर के अनाज को लाने के लिए मृदभांड बनाया, पहिया बनाया, और सबसे ज्यादा सौवों का ढेर मिला था यहीं पर, इसलिए इसको क्या कहा, इसको नाम क्या दिया गया? मेघालिथ। मेघालिथ। सौवों के ढेर मिलने की वजह से इसका दूसरा नाम क्या पड़ा? नौपाषाण काल का मेघालिथ पड़ा। ठीक है, तो हमने अभी देखा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौपाषाण काल।